गुड मॉर्निंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर कंटिन्यूज। हम लोग फॉर्मूला कुछ सीखे थे अप टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अब कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 देखो। रीमाइन कंपनी इशूड 12% डिवेंचर 100 ईच, ठीक है, फॉर 10 लाख। द डिवेंचर इज इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल आफ्टर 10 years at 5% premium. The flotation cost, which is 5 each, calculate cost of debenture if tax rate is 50%, ठीक है। तो फार्मूला क्या था? क्वेश्चन 1 फार्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के डी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी प्लस रिडीमेबल है ना 1 बाई एन इंटू आर बी माइनस एन पी डिवाइड बाई आर बी प्लस एन पी बाई 2 इंटू 100। हाँ, समटाइम्स इसमें भी 1 माइनस टी अप्लाई होता है। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन करता है टैक्स डिडक्टेबल तो इसको तो करोगे, और नहीं मेंशन किया अब एजम्पशन लेके कर सकते हो। इसमें करके भी कर सकते हो, बिना 1 माइनस टी मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो दो आंसर आएगा, दोनों ही करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से आई कितना है। आई इक्वल टू 12% इंटरेस्ट रेट, 100 पे 12% तो कितना हो गया 12। टैक्स रेट 50% दिया था 0.50। एन कितना साल बाद रिडम्पशन हो रहा है 10 ईयर्स। आर वी रिडम्पशन वैल्यू 5% प्रीमियम में 100 रुपीज़ 5% प्रीमियम 105। नेट प्रॉफिट्स इशू प्राइस 5% डिस्काउंट था, मतलब 100 का 5 डिस्काउंट करने से होता है 95 इशू प्राइस। इससे फ्लोटेशन कॉस्ट 5 है तो कितना आ गया 90। तो ये सभी मिल गया आपको, आई मिल गया, टी मिल गया, एन मिल गया, आर वी एन पी सभी तो आ गया। अब इसमें पुट कर देते, देयरफॉर के डी इक्वल टू आई 12 1 माइनस टैक्स रेट 0.5 प्लस 1 बाई एन 10, आर वी रिडम्पशन वैल्यू 105, नेट प्रॉफिट्स कितना 90 होल डिवाइड बाई 105 प्लस 90 बाई 2 इंटू 100। बस इसको तो आप कर लो, अब लोग कर लोगे ना सॉल्व, इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 1 माइनस टी करोगे तो दूसरा आंसर आ सकता है। इसमें दो आंसर दिए थे, अब लोग दोनों हिसाब से कर सकते हो ना। क्वेश्चन टू ऐसे ही डिवेंचर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग करोगे। क्वेश्चन 3, एक क्वेश्चन सारा मुझको हम व्हाट्सअप कर दिए थे। क्वेश्चन 3 ये भी डिवेंचर्स का है, आप लोग करोगे ना। क्वेश्चन 4 ये प्रेफरेंस शेयर का है, फार्मूला के हिसाब से करते हैं। क्वेश्चन 4 प्रेफरेंस में भी क्या होता है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। एस लिमिटेड इशूड, क्वेश्चन आप लोग को दिखा दे रहा है ना। एस लिमिटेड इशूड 8000 12% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब परपेचुअल 100 each at 15% premium. The cost of issue is 5 each. You are required to determine cost of preference share if dividend tax ignore और second boulder dividend tax taken at 20.56%. तो ऑब्वियसली एक बार डिविडेंड टैक्स को इग्नोर करना है और एक बार डिविडेंड टैक्स को कंसीडर करना है। तो सॉल्व करते हैं। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होने से फॉर्मूला होता है के पी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इक्वल टू पी डी प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 1 प्लस सी डी टी। अगर डिविडेंड टैक्स है तो अप्लाई करोगे, नहीं तो इसको इग्नोर करोगे, डिवाइड बाय एन पी इंटू 100, ठीक है ना। हियर पी डी इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड कितना हो रहा है, डिविडेंड बोला 12%, और 12% फेस वैल्यू 100 इज 12% ऑफ 100 कितना होता है, ये भी 12 आया। और कैसे इशू किया था, प्रीमियम 15%, तो एनपी नेट प्रॉफिट्स क्या होगा 115, लेकिन फ्लोटेशन एक्सपेंसेस 5 दिया तो कितना हो गया 110, नेट प्रॉफिट्स 110। और इसमें देखो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता, डिविडेंड टैक्स, और डिविडेंड टैक्स पॉइंट बी में दे रहा था, तो ए में तो नहीं है ना, तो ए को छोड़ दो, ए में डायरेक्ट लिखते। तो के पी इक्वल टू अच्छा ए क्या था, व्हेन DDT इग्नोर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इग्नोर। तो के पी इक्वल टू क्या, पी डी 1 माइनस 1 प्लस सी डी टी नहीं करोगे, डिवाइड बाई एन पी इंटू 100, ठीक है। तो पी डी कितना 12 डिवाइड बाई नेट प्रॉफिट्स कितना था 110 इंटू 100, 12 बाई 110 इंटू।
12 divided by 110 into 100 is 10.909, 10.91 equal to 10.91%. ये एक आंसर हो गया, ठीक है। Now B, when DDT is 20.56%, तो CDT हो गया। अब DDT बोलो CDT एक ही बात है। 20.56 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 0.2056, तो ये आ जाएगा। तो KP इक्वल टू PD कितना 12 इंटू 1 प्लस 0.2056 डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स कितना 110 परसेंटेज करोगे तो 1.2056 इंटू कितना हो रहा है 12 डिवाइड बाई कितना 110 इंटू 100 इज 13.15%, ठीक है, 13.15%। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस फर्स्ट आंसर 10.91, सेकेंड कितना 13.51%, ठीक है, ओके। तो ये इरिडीमेबल परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स था। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रेफरेंस शेयर्स है और ये 2006 में आया था, इसको आप लोग करोगे, और 2008 में आया था, ठीक है, इसको भी आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन 7 2014 में आया था, इसमें DDT भी दे दिया, टैक्स भी है, और यस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और फिर नेक्स्ट 8 से कंटिन्यू होगा आपका इक्विटी एटसेट्रा का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन 7 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है P Limited issued 10,11% preference shares 100 each. The flotation cost 2% of issue price. Share will be redeemed at a premium 5% after 5 years. Tax rate 30% और DDT मतलब CDT बोलो या DDT कितना 10%। फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये 2014 ऑनर्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 प्रेफरेंस शेयर, पहले तो बात है ये रिडीमेबल, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला लिख लो। प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला PD इंटू 1 प्लस DDT CDT प्लस 1 बाई N RB माइनस NP डिवाइड बाई RB प्लस NP बाई 2 इंटू 100, ठीक है। एकदम जस्ट लाइक डिबेंचर में भी रिडीमेबल का जो फॉर्मूला वही है, और उसमें इंटरेस्ट लगता था, इसमें डिफरेंट डिविडेंड आएगा, और इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स नहीं, बिफोर टैक्स, इसलिए उसमें आफ्टर टैक्स करना होता है, और डिविडेंड तो आफ्टर टैक्स ही है, इसलिए टैक्स नहीं आएगा, लेकिन डिविडेंड पे टैक्स देना होता है एडिशनल, इसलिए प्लस हो जाएगा CDT। अब देखते हैं PD कितना इस क्वेश्चन के हिसाब से। 11% 100 इच, 100 पे 11% कितना होता है 11, और द फ्लोटेशन कॉस्ट 2 पर शेयर, इशू किया कितना में, इशू प्राइस नहीं बताया कुछ, रिडेम्पशन बोल रहा था 5% प्रीमियम में, इशू कुछ नहीं बोला, मतलब एट पार, और एट पार पे 2% 2 रुपीज़ लेस कर दोगे तो NP नेट प्रॉफिट्स हो रहा है आपका 100 रुपीज़ फेस वैल्यू, इशू प्राइस भी ये माना जाएगा 2% 2 प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, तो 98, ठीक है। और NP हो गया, कितना साल बाद रिडम्पशन हो रहा है N 5 years आफ्टर, और CDT अच्छा पहले लिख लेना चाहिए था, CDT दे दिया 10%, क्वेश्चन में दे दिया 10 तो आपको 10 ही अप्लाई करना होगा। फिर रिडम्पशन वैल्यू RV, रिडम्पशन वैल्यू 5% प्रीमियम, 100 पे 5% ऐड करो 105, ठीक है, तो सारा वैल्यू मिल गया हम लोगों को। देयरफॉर KP इक्वल टू PD कितना है 11 इंटू 1 प्लस डिविडेंड टैक्स कितना 10% प्लस 1 बाई N कितना 5, RV कितना 105, NP कितना 98, होल डिवाइड बाई 105 प्लस 98 बाई 2 इंटू 100, ठीक है, एंड इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं 100 इंटू 1.1, 11 इंटू 1.1, 11 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 12.1 प्लस 105 माइनस 98, 5 to 7 by 5, 7
डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1.4 प्लस 1.4 डिवाइड बाई 105 प्लस 98 so that 203 divided by 2 is 101.5 into 100 तो 13.5 डिवाइड बाय 101.5%, ठीक है। 13.5 डिवाइड बाई 101, दिस इज इक्वल टू 13%। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना हो जाएगा? 13.30%। यस, ये आंसर है 13.30%, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस हम लोग सीख लिए। अब कुछ फार्मूला इसमें दे देते। इक्विटी शेयर्स के लिए फार्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फार्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पहले कॉस्ट ऑफ डिबेंचर सीखे थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस सीखे थे, तो ये सी लिख लेते। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शॉर्ट में इसको लिखते के ई। अब इक्विटी में बहुत सारे बेसिस है। एक तो आपका अर्निंग बेसिस, सेकेंड आपका डिविडेंड बेसिस, फिर अर्निंग में ग्रोथ हो सकता है, डिविडेंड में ग्रोथ हो सकता है। लॉट्स ऑफ बेसिस आर देयर। इसमें से 4-5 बेसिस हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट, अर्निंग प्राइस मॉडल। अर्निंग के साथ मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उससे ये रेशियो फाइंड किया जाता है, तो इसको बोलते हैं अर्निंग प्राइस मॉडल, ठीक है। तो के ई इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी E1 by NP into 100. What is E1? Where E1 expected EPS, मतलब आज का नहीं, प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर, ठीक है ना। मान लो लास्ट 5 ईयर्स में अर्निंग्स कुछ था, उसको नहीं देखोगे तो कमिंग ईयर में क्या अर्निंग्स होगा। आज मेरा इन्वेस्टमेंट है तो आज से 1 साल बाद हमको रिटर्न मिलेगा ना। तो एक्सपेक्टेड ईपीएस, अगर प्रेजेंट ईपीएस दे दिया है और उसमें कुछ अपवर्ड ट्रेंड है तो उसको इंक्रीज करके एक्सपेक्टेड ईपीएस फाइंड किया जाएगा, ठीक है। एंड एनपी इक्वल टू क्या होता है? नेट प्रॉफिट्स। एनपी इक्वल टू क्या? नेट प्रॉफिट्स। कैसे फाइंड करते हैं? इशू प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट या मार्केट प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉर्मली इसमें मार्केट प्राइस से देखोगे, ठीक है। तो अर्निंग प्राइस मॉडल का एक फॉर्मूला। बी, अर्निंग ग्रोथ मॉडल। अर्निंग ग्रोथ मॉडल, अगर इसी अर्निंग में ग्रोथ भी है, बस एक फॉर्मूला के साथ ग्रोथ रेट जोड़ लेना, तो के ई क्या हो जाएगा? E1 by NP into 100 plus G. What is G? E1 तो पता हो गया, NP भी पता है। G equal to, where G equal to growth rate of earning, ठीक है। ग्रोथ रेट ये भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप एवरेज बेसिस हर साल का ग्रोथ फाइंड करोगे और ग्रोथ फाइंड करके एवरेज कर लोगे। मतलब अगर मैंने इसको फाइंड करे, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ग्रोथ रेट कैसे फाइंड करोगे, तो अगर ई एन इक्वल टू E0 into 1 plus I to the power n, earnings of nth year equal to earnings of base year into 1 plus I to the power n करोगे। I मतलब उसमें ग्रोथ रेट, I इक्वल टू ग्रोथ रेट बाई 100, ठीक है। तो ग्रोथ रेट मिसिंग है, ये फाइंड हो जाएगा। n ईयर्स का अर्निंग कितना और बेस ईयर का अर्निंग्स कितना था उसको लिख लो, और ग्रोथ रेट कितना n ईयर्स में वो आ जाएगा। समझ में आया? नहीं तो अगर ये फॉर्मूला से करोगे, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो। अब क्या करोगे ना, ग्रोथ रेट ऐसे फाइंड करोगे। अब दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो ईयर 1 2 3 4 5 ईयर्स का आपको
अर्निंग्स दे दिया है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में अर्निंग्स ईपीएस, फर्स्ट ईयर में ईपीएस कितना है से 3, सेकेंड ईयर में ईपीएस 3.3, नेक्स्ट ईयर में ईपीएस 4, नेक्स्ट ईयर में ईपीएस कितना 4.2, नेक्स्ट ईयर में ईपीएस कितना 5, हम इमेजिनेट ले रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में ग्रोथ रेट देखोगे, फर्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट तो नहीं आएगा ना, तो इसका ग्रोथ रेट क्या होगा, मतलब सेकेंड ईयर का ग्रोथ रेट क्या होगा ना, 3.3 माइनस 3 चेंजेस ये ग्रोथ डिवाइड बाई बेस ईयर में कितना था 3 into 100, तो इसका हो जाएगा 10%। इस तरह सेकेंड ईयर करोगे तो थर्ड ईयर करोगे तो 4 माइनस 3.3, इसमें क्या चेंजेस डिवाइड बाई 3.3 into 100, तो इसमें सेकेंड ईयर का ग्रोथ रेट आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट ईयर का करोगे, फिर नेक्स्ट ईयर का, सब में डिफरेंट आएगा, सबको एवरेज कर लोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रोथ रेट। समझ में आया? तो एक शॉर्टकट है, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है ना, वो फार्मूला अमाउंट का फार्मूला। इस फार्मूला से ये nth ईयर का ईपीएस और ये आपका बेस ईयर का ईपीएस और इसमें ग्रोथ रेट क्या परसेंटेज है, ये ग्रोथ रेट मिसिंग है, फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको ले एवरेज बेसिस 3 हो गया बेस ईयर और एक 5 हो गया और ग्रोथ रेट मिसिंग है, ग्रोथ रेट फाइंड कर लोगे। क्लियर? तो ये था कैलकुलेशन ग्रोथ रेट। अगर ग्रोथ मॉडल है तो ग्रोथ अप्लाई करोगे। नेक्स्ट फार्मूला सी, फार्मूला नेक्स्ट दे रहे हैं अर्निंग ग्रोथ हो गया। नाउ डिविडेंड बेसिस पे, अगर अर्निंग्स बेसिस पे कैलकुलेशन, ये 2 फार्मूला हो गया। अगर डिविडेंड बेसिस पे कैलकुलेशन तो डिविडेंड प्राइस मॉडल, डिविडेंड प्राइस मॉडल, तो के ई इक्वल टू D1 इंटू 1 प्लस CDT, क्योंकि डिविडेंड है तो डिविडेंड टैक्स भी आएगा। यहाँ अर्निंग्स तो अर्निंग्स पे तो टैक्स आफ्टर जो अर्निंग्स हुई तो देखते हैं ना, लेकिन डिविडेंड टैक्स से करोगे, डिविडेंड टैक्स नहीं है तो इग्नोर करोगे, डिवाइड बाय NP इंटू 100, ठीक है। व्हाट इज D1? D1 इक्वल टू एक्सपेक्टेड DPS, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। अब प्रेजेंट डिविडेंड नहीं, आगे क्या डिविडेंड मिल सकता है, ठीक है। इफ यू इन्वेस्ट टुडे तो ऑब्वियसली 1 साल बाद क्या डिविडेंड आएगा, एक्सपेक्टेड DPS, ठीक है। एंड CDT डिविडेंड टैक्स, इसके लिए लिखने का जरूरत नहीं, NP नेट प्रोसीड्स ये भी पता है आपको। तो ये डिविडेंड प्राइस मॉडल। D डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू सेम फॉर्मूला D1 1 प्लस CDT डिवाइड बाय NP इंटू 100 प्लस ऐड कर लोगे G। बट हेयर G इक्वल टू, इसमें G का मतलब होता है ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, नॉट ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग। इसमें अर्निंग्स मॉडल तक अर्निंग का ग्रोथ रेट फाइंड किए थे। G इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, राइट, ठीक है। तो ये अप्लाई करोगे हो जाएगा। तो ये था 4 डिफरेंट फार्मूला, अर्निंग बेसिस पे 2 और डिविडेंड बेसिस पे 2। एक और फार्मूला लिखते, अब ग्रोथ रेट जैसे कैलकुलेशन किए थे ना, आप एवरेज करके कर सकते हो, नहीं तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट फार्मूला ई, CAPM, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इस सिक्योरिटी एनालिसिस का होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, आप लोग मास्टर्स में डिटेल सीखोगे। अभी फिलहाल इसका कुछ फार्मूला एप्लीकेशन है तो उसको देख लेते हैं। के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू, एक्चुअली इक्विटी का अर्निंग्स क्या होता है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम, है ना। तो नॉर्मल रिटर्न जैसे बोलते थे, रिस्क फ्री प्लस रिस्क, तो सेम थिंग RF रिस्क फ्री प्लस रिस्क फैक्टर बीटा इंटू KM या RM भी बोल सकते हो माइनस RF। के मतलब मार्केट रिटर्न, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, और RF रिस्क फ्री रिटर्न, और RM बोलते हैं रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, सेम थिंग, KM RM एक ही बात है, ठीक है। वेयर RF रिस्क फ्री रिटर्न
जनरली इंटरेस्ट क्या होता है, रिस्क भी होता है। ये बीटा होता है रिस्क कोफिशिएंट, रिस्क फैक्टर। रिग्रेशन इक्वेशन होता है ना, रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स ऑफ एक्स ऑन वाई, तो उसमें जो बी एक्स वाई बी वाई एक्स होता था वही होता है आपका बीटा, ठीक है। तो रिस्क कोफिशिएंट क्वेश्चन में आपको दे देगा, इसमें रिग्रेशन का एप्लीकेशन नहीं करना है क्योंकि डिटेल्स नहीं, सिर्फ के ई का फॉर्मूला चाहिए आपको। और के एम इक्वल टू रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो से मेरा पोर्टफोलियो में 5 कंपनी का शेयर है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ई, ठीक है। इसमें मैंने इन्वेस्ट कुछ किए और एट द एंड ऑफ ईयर मार्केट में इसका वैल्यू कुछ और है। मान लो इसमें इन्वेस्ट किए 10,000, मार्केट में वैल्यू है 12,000। इसमें इन्वेस्ट किए थे कितना 8,000 और मार्केट में वैल्यू कितना 7,500। हो सकता है सभी में इनकी जगह ऐसा बात नहीं है। इसमें इन्वेस्ट किए 20,000, मार्केट में इसका वैल्यू कितना 25,000। इसमें इन्वेस्ट किए 5,000, इसमें मार्केट में वैल्यू कितना 5,000। इसमें इन्वेस्ट किए थे मान लो 15,000, मार्केट में इसका वैल्यू कितना से इक्वल टू 18,000। ओके, तो अब इसमें मार्केट मेरे पोर्टफोलियो से रिटर्न कितना आया, तो देखोगे ये सारा मार्केट वैल्यू जोड़ लोगे तो ये हो गया मेरा एट द एंड ऑफ द ईयर मार्केट वैल्यू, और इसको जोड़ लोगे तो क्या मिलेगा आपको, मेरा इन्वेस्टमेंट। इसका जो डिफरेंस है वो क्या था, गेन है, ठीक है ना। तो एक टोटल मार्केट वैल्यू इससे माइनस कर दोगे तो के एम इक्वल टू कैसे कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू समेशन ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस इन्वेस्टमेंट प्राइस, मार्केट प्राइस इन्वेस्ट प्राइस डिफरेंस और इसका समेशन, मार्केट प्राइस इन्वेस्ट प्राइस डिफरेंस इसका समेशन, ठीक है ना, समेशन प्लस समेशन ऑफ डी। अगर एक कंपनी कुछ डिविडेंड दिया, ये भी डिविडेंड दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो डिविडेंड भी तो ऐड कर लोगे, सबका डिविडेंड कुछ दे रहे तो वो भी इनकम है, डिवाइड बाय समेशन ऑफ आईपी। सिर्फ इन्वेस्टमेंट कितना था इनटू 100, तो इससे मिल जाएगा आपको के एम। तो के एम कैलकुलेशन कैसे करोगे, सिंपली आप देख लोगे सारा इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस जोड़ लो और सारा इन्वेस्टमेंट जोड़ लो, ठीक है ना। द डिफरेंस इक्वल टू प्रॉफिट, कैपिटल गेन है, प्लस सभी कंपनी कुछ डिविडेंड दिया तो सभी कंपनी जितना डिविडेंड दिया उसको भी जोड़ लो, डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस, इन्वेस्टमेंट प्राइस, आप कितना इन्वेस्ट किए थे इसका समेशन डिवाइड कर दो इनटू 100, इससे आ जाएगा रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। मेरा मार्केट पोर्टफोलियो कितना रिटर्न दे रहा है, ठीक है ना, ये रिटर्न के एम आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला में पुट कर देना, आपको मिल जाएगा कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल फॉर्मूला वाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है ना। तो इक्विटी के लिए बहुत सारे फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला हो गया। तो जब इक्विटी हो गया तो लास्ट फार्मूला में आ जाते, इस लास्ट नहीं एक्चुअली इसके बाद वेटेड एवरेज आएगा। हम लोग इंडिविजुअली एक एक सोर्स ऑफ फिनांस, उसके लिए कॉस्ट हम लोग सीख लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। नाउ लास्ट डी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग शॉर्ट में के आर, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या बोले थे ना, रिटेन अर्निंग किसका पैसा रिटर्न किया जाता है, मैंने बोले थे ये रिटर्न किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा, ठीक है ना, सॉरी पीछे है बहुत, इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा। तो ऑब्वियसली इक्विटी जो एक्सपेक्ट करते हैं वही तो इनका रिटर्न आएगा। तो मेजर केसेस में के आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ई, ठीक है। ये जनरली यही फॉलो होता है जनरल। समटाइम्स के आर इक्वल टू के ई इंटू 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस एम, फिर सी इक्वल टू rate of commission and brokerage, commission and brokerage, और M equal to rate of marginal tax। कुछ नहीं, अगर दे दिया तो दे दिया है तो ठीक है, इसको करोगे कमीशन ब्रोकरेज मार्जिनल टैक्स ऑल्टरनेट वे से। और एक कुछ नहीं है तो बस के आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ई। अभी तक जितना क्वेश्चन आया उसमें यही फॉलो होता है, के आर इक्वल टू के ई, ठीक है। तो ये सारा एक एक फिनांस का हम लोग फॉर्मूला सीख लिए। इसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट आएगा, और वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए हम सेपरेट फार्मूला अपलोड करेंगे, उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे अब बाकी क्वेश्चन कुछ, हाँ इक्विटी का भी क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अब लोग क्वेश्चन अप टू 7 तक तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इवन यू कैन ट्राई 8 ट्राई कर सकते हो, आगे कुछ क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन जहाँ से वेटेड एवरेज वो हम फिर सॉल्व करके देंगे।